Hello students, welcome to this series on class 10 physics. We are discussing chapter the sources of energy and this is third part of it. So let us start. Previous lectures में हमने डिस्कस किया conventional sources of energy. अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं। तो इसमें आता है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये नए नए हैं जिन्हें हम यूज करते हैं और दूसरा ये फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं और ये पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं क्योंकि इनको हम बार बार दोबारा से यूज कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की तरह नहीं जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन ये हम दोबारा दोबारा यूज करते हैं, हमें रोज अवेलेबल है। सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या सी से जो एनर्जी मिलती है। तो हम इनको धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोलर एनर्जी से। सन जो है हमें हीट और लाइट एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट सालों से दे रहा है। तो ये जो एनर्जी रेडिएट करता है ये नियरली 5 बिलियन ईयर्स से हमें मिल रही है और लगभग इतने ही सालों तक हमें आगे मिलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो सन की एनर्जी एंटर करती है उसकी आधी से भी कम जो है वो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ जो है उसे अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो सोलर एनर्जी लैंड या वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, द सोलर एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड वाटर बॉडीज, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं नेचर के अंदर, जैसे कि विंड्स, विंड्स का मतलब है तेज हवाएं, स्टॉर्म्स हैं, रेन है, स्नोफॉल है और सी वेव्स हैं। तो ये सारे सोलर एनर्जी की वजह से होते हैं जिसे लैंड और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स भी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसके अंदर भी सोलर एनर्जी चाहिए होती है। अब इंडिया के अंदर हम जो सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं वो लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर है। अब इसका क्या मतलब है, इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें देखिए ऐसे समझिए कि सपोज करिए ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का मतलब है ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब इसके अंदर 1 घंटे के अंदर, इन 1 आवर, 4 किलोवाट टू 7 किलोवाट सोलर एनर्जी 1 घंटे के अंदर फॉल करती है, या आप कह सकते हैं 4000 वॉट टू 7000 वॉट। तो इतनी एनर्जी अगर 1 घंटे के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मिलती है तो पूरे साल में हमें 5000 ट्रिलियन एनर्जी मिलेगी। अब ये सोलर एनर्जी कहाँ यूज होती है? अब देखते हैं कि ये डिवाइसेस जिनमें ये यूज होती है वो है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को यूज करके खाना बनाने के काम आती है। ये देखिए ये फिगर है सोलर कुकर की, इससे हमें सोलर कुकर का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखिए इसका जो आउटर बॉक्स है ये वुडन होता है, इसके अंदर थर्मोकोल लाइनिंग होती है क्योंकि थर्मोकोल एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, और अंदर से हम इस बॉक्स को ब्लैक पेंट से पेंट करते हैं क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। इसमें जो बर्तन यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स, ये बाहर से ब्लैक कलर से पेंटेड होते हैं, अगेन इसीलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और इसके ऊपर एक ग्लास की लिड होती है। ग्लास की लिड हम किस लिए लगाते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो कारें हैं जब वो बाहर सनलाइट के अंदर खड़ी होती हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है अंदर से, क्योंकि जो ग्लास होता है वो बहुत ज्यादा हीट को अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक ग्लास लिड भी यूज की जाती है और इससे खाना भी कवर्ड रहता है जब हम बनाते हैं, तो वो उसमें कोई बाहर की डस्ट वगैरह या कुछ ऐसा नहीं गिरेगा। तो ये आप देखिए इसकी और अच्छे से आपको समझ में आएगी जब आप इसकी साइड व्यू देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये फिगर 2 है इसके अंदर ये ग्लास लिड है और यहाँ पर ये यूटेंसिल रखा हुआ है और ये जो है ये बॉक्स है, बाहर तो वुडन बॉक्स है, अंदर थर्मोकोल है और सिर्फ ब्लैक पेंट किया हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए एक मिरर भी लगाया जाता है। मिरर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर 2 में क्लियर है, सनलाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है इस बॉक्स के अंदर। तो इसकी वजह से जल्दी हीट अप होगा और खाना जल्दी बनेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो सोलर एनर्जी इसमें फॉल करती है, तो इससे हमारा जो खाना है वो इसके अंदर बनता है, सोलर कुकर के अंदर। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। तो सोलर कुकर जो है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें कोई स्मोक नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर ऐसा कोई फ्यूल नहीं यूज हो रहा है जिससे कि बाद में पीछे उसके एशेज रह जाएं। और ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि ये सेफ टू यूज है, क्योंकि हम इसमें आग का यूज नहीं कर रहे हैं, नो फायर इज बीइंग यूज्ड, तो कोई बर्न्स के रिस्क नहीं होते। और इसके अंदर जैसे हम गैस सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं तो लीकेज का एक डर होता है, वो भी ऐसा कुछ ऐसा इसमें नहीं होता। देन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आपने एक बार सोलर कुकर को परचेज कर लिया तो इसके अंदर फिर किसी फ्यूल की या इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे जो ओवर टाइम कॉस्ट है इसकी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज रिड्यूस्ड। फिर कुछ सोलर कुकर जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, इसलिए वो इजी टू कैरी होते हैं और हम उन्हें कहीं बाहर आउटडोर्स में ले जाकर भी खाना बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे। जैसे कि हम रात को सोलर कुकर नहीं यूज कर सकते, अगर क्लाउडी डे है तब भी हम सोलर कुकर यूज नहीं कर सकते, और रेनी सीजन में भी सोलर कुकर को यूज नहीं किया जा सकता। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो यदि हम सोलर कुकर यूज करके कुकिंग करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स, अगर हम उनको यूज करके कुकिंग करें। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड कुकिंग ऑप्शंस। तो यदि हम किसी चीज को फ्राई करना चाहते हैं, बेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और जो बेसिक सोलर कुकर्स होते हैं उनके अंदर ये डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी कुकिंग ऑप्शंस के लिए भी सोलर कुकर को यूज नहीं किया जा सकता। हम स्टडी करेंगे सोलर हीटर को। तो सोलर हीटर में क्या होता है कि यदि आप सोलर कुकर जैसा कोई बॉक्स लें और उसके अंदर एक कॉपर ट्यूब के कॉइल को डाल दें, ऐसा कॉपर ट्यूब कॉइल जो कि बाहर से ब्लैक पेंटेड हो, तो फिर वो सोलर हीटर की तरह ही काम करेगा। तो अब हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सोलर हीटर लगाए गए हैं और इसमें जो ये ब्लैक पोर्शन है इसके अंदर जो कॉपर ट्यूब होती है उसका कॉइल होता है। तो कॉपर ट्यूब कॉइल इस तरीके से नजर आता है, उसे ऐसे लगाया जाता है। इसके ऊपर बाहर ब्लैक पेंट किया जाता है ताकि ये मैक्सिमम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। ये देखिए फिगर है, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ठंडा पानी जो है ये इधर से आ रहा है और फिर उसके बाद ये जो कॉइल्स इनमें से सर्कुलेट करता है। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली इसका साइड व्यू है। जो कॉइल है ना कॉपर का, इसका साइड व्यू है। तो यहाँ पर से आपको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पानी धीरे धीरे मूव करता है और फिर ये जहाँ जब एंड तक पहुंचता है तो यहाँ तक ये पूरा हीट अप हो जाता है और इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ये है आउटलेट पाइप, जहां से हम पानी जहां भी यूज करना चाहे वहां भेज सकते हैं। अब ये बड़ी बिल्डिंग्स में जैसे कि होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें यूज किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसे रात को यूज नहीं किया जा सकता, और इसे क्लाउडी डे में जब बादल होंगे या बारिश का मौसम होगा तब इसे यूज नहीं किया जा सकता। अब हम स्टडी करेंगे सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सोलर सेल जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, और ये देखिए इसका डायग्राम है। तो इसके अंदर देखिए आपको दो लेयर्स नजर आ रहे हैं। ये है सिलिकॉन जिसके अंदर बोरोन की डोपिंग की गई है, और ये है सिलिकॉन का लेयर जिसमें आर्सेनिक की डोपिंग की गई है। तो जो सिंपल सोलर सेल होता है उसके अंदर आप बेसिकली देखिए कि इट इज अ सैंडविच ऑफ सिलिकॉन बोरोन लेयर एंड सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। तो जितना बोरोन और सिलिकॉन आर्सेनिक डॉप्ड होता है सिलिकॉन के अंदर, ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और इसमें आप ये देखिए यहाँ पर दो छोटे छोटे वायर्स को सोल्डर किया गया है। इसका यूज अभी आपको आगे पता चलेगा। तो सोलर सेल जो होता है उसको हम कवर करते हैं एक ग्लास से, या फिर हम किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। इससे क्या होता है वो चारों तरफ के डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो जब भी सनलाइट सोलर सेल के सरफेस पे फॉल करती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली अटैच्ड होते हैं, सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं मूव करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये देखिए कैसे पता चलता है। ये यहाँ पर हमने सोलर सेल का ये स्ट्रक्चर देखा था। तो इसमें देखिए ये दो वायर्स हमने कनेक्ट की थी, यहाँ पर एक वायर की थी, यहाँ पर दूसरी वायर कनेक्ट की थी।
तो क्या होता है कि इसको जब आप बाहर से वायर कनेक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? यदि आप यहाँ पर ऐसे कोई बल्ब लगा देंगे, बल्ब बड़ा वाला नहीं होता, जैसे हम टॉर्च लाइट में यूज करते हैं ना, इतने साइज का बल्ब आप यूज करेंगे तो वो बल्ब ग्लो करेगा, जिससे पता चलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है। अब जो सिंगल सोलर सेल होता है उसके अराउंड 0.5 टू 1 वोल्ट ही वोल्टेज डेवलप होती है, जिसका मतलब है नियरली 0.7 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत कम अमाउंट है, इसलिए हमें बहुत सारे सोलर सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है। तो ये जो कम्बिनेशन होता है इसे हम सोलर पैनल कहते हैं। तो अब हम सोलर पैनल को स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये सोलर पैनल्स हैं, ये आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स पे लगे हुए देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सोलर सेल पैनल होता है उसमें बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं, जिनको ज्वाइन किया जाता है एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो सोलर सेल पैनल होता है वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है कि उसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार को सोलर पैनल से चार्ज किया जा रहा है, और ये देखिए ऑफिस एरिया है जहाँ पर अलग अलग जगह सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आप स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में यहाँ पर भी सोलर पैनल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। अब हम सोलर सेल के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि सोलर सेल जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन चाहिए होता है। सिलिकॉन वैसे तो बहुत सारा है, पर इसके लिए बहुत हाई क्वालिटी का सिलिकॉन चाहिए होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरी चीज ये है कि जब हम सोलर सेल्स को यूज करके सोलर पैनल्स बनाते हैं, तो उसमें जो सोलर सेल्स कनेक्ट किए जाते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर। वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी लो एफिशिएंसी होती है। लो एफिशिएंसी किस लिए होती है? क्योंकि सिर्फ जो सनलाइट टोटल फॉल करती है उसका 25% ही ये कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ऑफ द टोटल सनलाइट दैट इज फॉलिंग ऑन इट। तो ये इसकी दो बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बावजूद भी इसे बहुत जगह यूज किया जा सकता है और किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पर जो है और कोई अच्छे अच्छी ऑप्शन हो नहीं सकती। जैसे कि सोलर सेल्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज करते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर यही सबसे अच्छी ऑप्शन है। और ये स्पेस प्रोब्स में भी यूज होते हैं। स्पेस प्रोब्स का मतलब है जैसे कि मार्स ऑर्बिटर्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मार्स प्लेनेट के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रही हैं उसके चारों तरफ, तो उनको एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है? वो सोलर पैनल से ही प्रोवाइड होती है। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूमती हैं उनके अराउंड, ये हमें डेटा भेजती हैं, फोटोग्राफ्स भेजती हैं। तो इनको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए इनको एनर्जी जो है सोलर पैनल से ही प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर जो रेडियो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, या इवन टीवी रिले स्टेशंस हैं, उनके लिए सोलर पैनल्स ही यूज किए जाते हैं। और सोलर सेल्स को आपने देखा होगा कि टॉयज में भी यूज किया जाता है, इवन ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी यूज किया जाता है, वॉचेस में भी होता है, कैलकुलेटर्स के अंदर भी होता है, ये भी आपने देखा होगा बहुत बार। ये जो सोलर सेल्स होते हैं ये लाइट हाउसेस जो सी के अंदर होते हैं उनको, और जो ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के काम आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट। सो दैट मीन्स जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी, जो हमें अर्थ के अंदर हॉट रॉक्स हैं उनसे मिलती है। अब ये कैसे हॉट रॉक्स बनते हैं इनको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अर्थ का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो देखिए, अर्थ के अंदर सबसे पहले होता है इनर कोर, ये जो येलो कलर का है दिस इज इनर कोर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज आउटर कोर, ये है आउटर कोर। फिर ये है मेंटल, और ये बाहर है क्रस्ट। क्रस्ट वो है जिसके ऊपर सारे पानी भी है, पेड़ पौधे हैं, माउंटेन्स हैं, और हम लोग भी रहते हैं। तो ये देखिए, आप इसका साइड से देखेंगे तो आपको ऐसे ही नजर आएगा स्ट्रक्चर। यहाँ से और क्लियर हो जाता है कि दिस इज इनर कोर, देन दिस इज आउटर कोर, देन दिस इज मेंटल, फिर ये क्रस्ट है, और यहाँ पर देखिए ऊपर पानी है, पेड़ पौधे, माउंटेन्स वगैरह सब हैं। अब जो ये अर्थ का इनर कोर होता है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं, रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है। तो जो ये इनर कोर है इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से जो आउटर कोर है जिसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट हैं, ये आउटर कोर, ये रॉक्स होते हैं जो ये मेल्ट हो जाते हैं इस हीट की वजह से। अब ये जो मोल्टन रॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं
मैग्मा। और जो आउटर कोर होता है उसके अराउंड होता है मेंटल। मेंटल के अंदर भी रॉक्स ही होते हैं, और मेंटल जो होता है इट इज सराउंडेड बाय क्रस्ट। दिस इज क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होता है वो बना होता है टेक्टोनिक प्लेट्स से। टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरीके से होती है, जैसे पजल होता है ना, जब हम कोई पजल सॉल्व करते हैं तो ऐसे एक के अंदर एक ऐसे इंसर्टेड होते हैं, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे ही होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अब हम देखते हैं इसको एक और डायग्राम से, इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये है अर्थ क्रस्ट, तो ये जो अर्थ क्रस्ट है इसके नीचे होता है मेंटल। अब मेंटल इज मेड अप ऑफ रॉक्स। उसके बाद नीचे ये होता है आउटर कोर, और आउटर कोर के बाद होगा ये इनर कोर। इनर कोर के अंदर हमें पता है कि रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो आउटर कोर है इसमें मैग्मा बन जाता है। मैग्मा क्या होता है, मोल्टन रॉक्स, बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस इन द इनर कोर। अब क्या होता है कि ये जो अर्थ क्रस्ट है इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से ऐसे स्पेस क्रिएट हो जाता है मेंटल के रॉक्स में। तो जब ये स्पेस क्रिएट होता है तो यहाँ से मैग्मा ऐसे ट्रेवल करके अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाता है, और ये है इनर कोर। तो ये जो मैग्मा है जो अर्थ क्रस्ट के या अर्थ सरफेस के नीचे आ जाता है, जस्ट यहाँ पर, जैसे ये है, देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये है, इनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स, क्योंकि ये बहुत ही हॉट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और हमें ये भी पता है कि जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे पानी होता है। तो क्या होता है कि इस हीट की वजह से ये जो पानी है ये इतना मतलब गर्म हो जाता है कि ऑलमोस्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्टीम है ये क्या होता है, जहां इसे जगह मिलती है अर्थ क्रस्ट से बाहर आने की, क्योंकि इसका बहुत हाई प्रेशर होता है, तो जहां पर भी इसे स्पेस मिलता है अर्थ क्रस्ट से बाहर आने का, ये बाहर आती है, और जिसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स या हॉट गीजर्स भी होते हैं। जैसे आपने कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे सुना होगा कि वहां पर गर्म पानी के वो हैं, तो वहां पर ये क्या होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू गर्म पानी जमीन में से निकलता है। अब ये देखिए, दिस इज हॉट स्प्रिंग। जो ये स्टीम बाहर आ रही है जिसको हमने अभी स्टडी किया, इसकी वजह से हॉट स्प्रिंग बन रहे हैं। कभी कभी ये स्टीम बाहर नहीं आ पाती है अर्थ क्रस्ट से, तो क्या करते हैं कि हम इसे यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए, आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये मैग्मा है, और यहाँ पर ऊपर ये मेंटल के हॉट रॉक्स हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से जब मैग्मा ऊपर आता है तो ये जो हॉट वाटर है इसकी स्टीम भी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर ड्रिल करके पाइप डाला गया, उसकी वजह से स्टीम देखिए ऊपर गई है, और यहाँ पर ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। दिस इज टरबाइन एंड जनरेटर। ये हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। टरबाइन क्या करती है, वो रोटेट करेगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और फिर ये इन वायर्स के थ्रू यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोल्स है, और ये इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं जहां भी हमें जरूरत होती है। बाकी ये स्टीम क्योंकि टरबाइंस को रोटेट करती है तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और फिर यहाँ पर कूलिंग टावर्स भी हैं जहां पर इसको ठंडा किया जाता है, और फिर ये वापस यहाँ पर इंजेक्शन वेल है, मतलब इसी पानी को, इसको जब ये पानी में कन्वर्ट हो गई स्टीम, तो इसको वापस यहाँ पर जमीन के अंदर फिर से डाल दिया, और फिर से क्योंकि यहाँ पर हॉट रॉक्स हैं ये फिर से गर्म होगी, फिर से स्टीम बनेगी, और फिर वापस से यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट ये है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होता। देन दिस इज अवेलेबल टू अस 24 आवर्स, मतलब ये हमें 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि इसको यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसकी प्राइस ऑलमोस्ट हाफ होती है, जो कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं जगह पर है जहां पर हॉट रॉक्स होते हैं,
अर्थ सरफेस के पास। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जियोथर्मल एनर्जी को हमें यूज करने के लिए बहुत डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है अर्थ के अंदर, जो कि एक बहुत मुश्किल भी और बहुत एक्सपेंसिव भी काम है। हमारे देश के अंदर ऐसी दो जगह हैं जहां पर जियोथर्मल एनर्जी को कमर्शियल स्केल पे यूज किया जाता है। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। यूएसए और न्यूजीलैंड में बहुत सारे जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस किए, जैसे कि सोलर एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी फ्रॉम सी और न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।